गार्डन पर अरेंज मैरिज वाला आंखों ही आंखों वाला प्यार। एकलव्य और ईशानी जब गार्डन के अंदर जाते हैं तो ईशानी की आंखें अंदर का नज़ारा देखकर फटी की फटी रह जाती है। उस गार्डन पर इस वक्त वह हर एक चीज़ मौजूद थी जो बचपन से उसे बहुत पसंद थी। गार्डन बहुत ही बड़ा था। गार्डन के बीचों बीच बहुत बड़ा फाउंटेन था जिस पर कलरफुल लाइट्स जल रही थी। गार्डन के एक साइड पर स्ट्रीट फूड के छोटे छोटे स्टॉल थे, जैसे गोलगप्पे, बूढ़ी के बाल, चाट, आइसक्रीम और भी ना जाने क्या क्या। इस जगह पर एक औरत छापने वाली मेहंदी लिए बैठी थी। कुछ झूले थे गार्डन के एक तरफ मिट्टी के बर्तन बनाने वाला सामान रखा था और एक तरफ हाथी के शेप की मशीन लगी थी जिससे बबल्स निकलकर वहाँ हवाओं में बिखर रहे थे। लाइक बिल्कुल मेले वाला नज़ारा था जिसे देखकर ईशानी बहुत खुश हो रही थी। ईशानी मेहता एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। सारी लाइफ प्रिंसेस की तरह ही रही है। घर की इकलौती बेटी होने के कारण सबकी जान है और सब इन्हें पलकों पर बैठा कर रखते हैं। इसलिए इनके साथ हर वक्त ड्राइवर और 2 बॉडीगार्ड्स रहते थे। इसलिए ज़िंदगी की इन छोटी छोटी खुशियों को वो एंजॉय ही नहीं कर पाई कभी। और उसने अपनी इन्हीं अधूरी ख्वाहिशों को अपनी डायरी में लिखा था, जो आज एकलव्य ने हकीकत बनाकर उसकी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। एकलव्य एक इशारा करता है जिससे वहाँ मौजूद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। मिस ईशानी, सेफ एकलव्य आपकी खिदमत में हाजिर है। चलें, एकलव्य ने सिर झुकाकर फूड स्टॉल की तरफ इशारा करके बहुत ही पोलाइट पूछा। फिर दोनों स्टॉल की तरफ बढ़ रहे थे। जहाँ एकलव्य की नज़र सामने की ओर थी, वहीं ईशानी की नज़र सिर्फ एकलव्य पर थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहली तो अंश उसका हाथ पकड़कर उससे दीवार पर सटा दिया। क्या आपका क्या? ये गुस्सा क्यों? और मैंने क्या किया? I mean, जो भी हुआ मेरे और तुम्हारे हाथों ने किया। वंशपका के चेहरे को हाथों से सहलाते हुए बोला, देखो तुम ना ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। और मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, वो सब तो तुमने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया है। अभी तक तो लगता था कि तुम सिर्फ एम्पायर हो, पर तुम तो भूखे भेड़िए निकले। अब ना तुम मेरे पास मत आना और शादी तो भूल ही जाओ। अब का गुस्से में वंश को उंगली दिखाते हुए बोली और उसे खुद से दूर धक्का देकर वॉशरूम में जाने लगती है। और वॉशरूम का डोर बंद करने से पहले तुम ना 100 कदम की दूरी पर रहना मुझसे। वंश की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, समझे? और वंश के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। पेम्पर बना दिया ना तेरी स्वीटनेस ने। एक बार किसी को दिल से रिश्ता निभाते देखा था। पहली बार उसकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आया था जो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को अपनी प्रायोरिटी बना रहा था, ना कि सो कॉल्ड सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा था, जो दुनिया के सामने कुछ होती है और बंद दरवाजे के पीछे कुछ और। एकलव्य अपने हाथों से उसके लिए गोल गप्पे रेडी करवा रहा था, उसे अपने हाथों से खिलाता। सच में वो बहुत यम्मी है। प्लीज़ उसको बुलाओ ना जिसने ये बनाया है। ईशानी खाते हुए बोली, बंदा आपकी आंखों के सामने हाजिर है मैडम। एकलव्य ने जैसे ही ये बोला, ईशानी जो पानी पूरी अपने मुंह में रखने जा रही थी उसके मुंह से जाने से पहले ही फूट जाती है। ईशानी आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। तुम्हें कुकिंग भी आती है? ईशानी शॉक्ड होते हुए पूछती है। एकलव्य हल्का सा मुस्कुराता है। पहले नहीं आता था ईशानी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पर तुम्हारे लिए सीखना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। ईशानी फिर दोनों और भी चीज़ें खाते हैं, मस्ती करते हैं, झूला झूलते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इन
साटेक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वाधवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, वंश और अब काकाजीत, जुनून और मधोसी, या ये कह लीजिए रूह तक पहुंचा या प्यार। करीब 1.5 घंटे बाद वंश और अब का वॉशरूम से बाहर आते हैं और दोनों ही इस वक्त सिर्फ टॉल पर थे। अब का आगे आगे अब का चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल हुआ पड़ा था और वंश उसके पीछे पीछे। अब का बात तो सुनो मेरी, वंश अब का को आगे जाते हुए बोला। बात मत करो मुझसे वंश, और हाथ तो लगाने का सोचना भी मत। अब का इस वक्त बहुत वीक फील कर रही थी। अब का अपने हाथों को दबाते हुए गुस्से में बोली और जाकर कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर वापस वॉशरूम में जाने लगी। इसे बिल्ली से शेरनी पर कोई बात नहीं, एक बार शादी होने दो, फिर तुम्हें बताता हूँ कि दीवंश वाधवा चीज़ क्या है। अरे बेबी, रही बात पास आने की तो मैं तो आऊँगा। अभी जो कुछ देर पहले तुमने देखा वो तो बस मेरी तुम्हारे लिए जुनून की छोटी सी झलक थी बेबी। अभी तुमने वंश के पागलपन, उसके जुनून, उसकी दीवानगी को देखा ही कहाँ है। वंश खुद से बोला और कबोर्ड से अपने कपड़े निकाल कर एक बार फिर दीवंश वाधवा बन जाता है। कुछ देर बाद आपका वॉशरूम से बाहर आती है। रूम में कोई नहीं होता। अब का जो अभी कुछ देर पहले हुआ उसे वो सब सोच सोच कर इस वक्त इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी, उससे नज़रें तक नहीं उठाई जा रही थी। उसका तो मन कर रहा था ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अब का केबिन में आती है और वंश को बिना देखे वहाँ से ऐसे 9-2-11 हो जाती है। भाग लो बेबी, जितना मन है उतना भागो, पर रात को कैसे बचोगी? अगर तुम्हारी लैंग्वेज मैं बोलूँ तो इस वैम्पायर से बचने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वंश खुद से ही हंसते हुए बोला और अपने काम में लग गया। कॉटेज में दिशांक जब रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उस कमरे में पूरा अंधेरा था, पर बेड पर हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, जिस पर एक लड़की थी जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, शायद बहुत नशे में थी। दिशांक धीरे से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाता है। उस लड़की को देख दिशांक के अंदर आग सी लग जाती है। बहुत वक्त के बाद दिशांक को उस लड़की में अपना शिकार नज़र आ रहा था। वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा अच्छे से बंद कर देता है और उस लड़की के ऊपर आ जाता है। वो लड़की नशे में होने के कारण दिशांक को अपने करीब आने से रोक नहीं पा रही थी। तुम वो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें पता है मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। दिशांक उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अपनी नीली आवाज़ में बोला, पर तुम मुझे जानी पहचानी सी क्यों लग रही हो? कहीं तो देखा था तुमको, पर कहाँ है याद? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? याद आया, तुम तो डॉक्टर दिशा हो ना? मैंने तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा था अखबार में, और तुम्हें पता है मेरी बहन का भी नाम दिशा है। दिशांक नशे में आगे बोला। और चलो छोड़ो ये सब, तुम भी यहाँ मैं भी यहाँ, तो फिर हम दोनों में ये दूरी कैसी? बोलते बोलते दिशांक अपने कपड़े उतार कर दिशा के ऊपर आया कर उसे बड़े ही बेरहमी से दिशा को दर्द पहुंचा रही थी। वो अपने हाथों से उसको खुद से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर उसके तो हाथों में जैसे जान ही ना। ओहो, दिशांक बड़ी बेरहमी से उसके कपड़े फाड़कर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके होंठ उसके शरीर को हर जगह छू रहे थे, उसे काट रहे थे, उसे दर्द पहुंचा रहे थे। पर दिशांक की हैवानियत रुकने का नाम नहीं ले रही थी और वो पूरी तरह से दिशा के शरीर में डूब जाता है। वत्सला मेंशन रात 11 बजे पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खा रही थी और अगले दिन एकलव्य और ईशानी की होने वाली सगाई और मेहंदी के फंक्शन को डिस्कस कर रही थी।
नेहा ये आपका ईशानी और आसिमा कहाँ रह गई, उन्हें बुलाओ डिनर के लिए, नंदिनी जी बोली। नेहा तीनों को बुलाने जा ही रही थी कि तीनों सामने से उसे आते हुए दिखती हैं और खाना स्टार्ट कर देती हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स की नज़रें आपका ईशानी और आसिमा पर थी, क्योंकि पिछले 15 मिनट से तीनों में से किसी ने भी अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला था। सिवी आज सुबह सूरज क्या पश्चिम से निकला था? कुल ने पूछा। नहीं तो चाचू। पर क्यों? सिवी ने पूछा। वो इसलिए कि जो इस घर में पूरा दिन धमाल और मस्ती करती है वो तीनों आज खामोश क्यों हैं? बस इसलिए पूछ रहा हूँ, कुल अपना खाना खाते हुए बोला, जिस पर सब हंस पड़े। पर आपका आसमा ईशानी सिर झुकाए बस खाना खाए जा रही थी, जैसे उन्होंने कुल की बात ही ना सुनी हो। अब किसी को क्या पता कि इस वक्त तीनों के अंदर कैसा तूफान चल रहा है। आज शाम तीनों ने जो भी पल जिए उसे सोच सोच कर तीनों से खाना खाया ही नहीं जा रहा था, बस जैसे तैसे खा रही थी। वंश भी बीच बीच में अबका की ओर देख रहा था। अबका वंश की आंखों की तपीस अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। अगर उसने वंश को एक नज़र नहीं देखा। जल्दी सब खाने से फ्री हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं। तभी अबका आसिमा को अपने कमरों में जाने लगते हैं। तभी अबका आसिमा को रोकती है। आसी, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? अबका ये पूछते हुए बहुत नर्वस फील कर रही थी। वंश जो अपने कमरे में जा रहा था अबका की बात सुन वहीं रुक जाता है। उसे इस वक्त अबका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसे क्या लगता है मैं क्या कोई साधु संत हूँ जो इसके पास नहीं आऊँगा? अभी जब खुद को कंट्रोल कर रखा हूँ तो मैडम डर कर भाग गई। शादी के बाद एक पल के लिए भी तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। अबका वंश गुस्से से अपने रूम में चला जाता है। वत्सल भी ये सब देख रहा था। उसे भी अबका आज कुछ अपसेट लग रही थी। फिर वो एक नज़र वंश पर डालता है। लगता है आज मिस्टर हैंडसम एम्पायर और मम्मा की फ़ाइट हुई है। ये दोनों भी ना बिल्कुल टू मच हैं। यहाँ मैं इनको एक करने के लिए इतने एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, गौरी मम्मा को धमकी दे रहा हूँ, उस मिस्टर लेट लतीफ़ को इनसे दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये तो अभी से फ़ाइट कर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता इनका। और मिस्टर हैंडसम एम्पायर, इनका मैं क्या करूं? पता नहीं इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इनकी जगह मैं होता और मेरी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड होती तो अब तक तो मैं शादी भी कर चुका होता। छोड़ो, अभी तो मुझे बहुत नींद आ रही है। वत्सल्य भी ये सोचते सोचते सोने चला जाता है। 1 बजे आसी, ईशानी, अबका और अभ्या चारों एक साथ किंग साइज बेड पर लेटी थी। अभ्या तो सो गई थी पर बाकी तीनों की तो जैसे नींद ही उड़ गई हो। शाम को जो कुछ भी हुआ उसने आसिमा को बेचैन कर दिया था। तो ईशानी के चेहरे से शर्म और घबराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अबका आज जिस तरह से वंश ने अबका को छुआ था वो उस छुअन को भूल नहीं पा रही थी। उसका गला सूखने लगा था। वह सब सोच सोच कर आज जो उसने अपने अंदर हलचल महसूस की, वंश का उसे सहलाना उसे एक अलग दुनिया में ले गया था। यही सब सोचते सोचते अबका को प्यास लगने लगती है और अबका उठकर बैठ जाती है और पानी पीने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है तो देखती है कि पानी ख़त्म हो गया। अबका पानी लेने किचन में चली जाती है। अबका जल्दी से रूम से वापस आ जाती है। अबका भागते हुए रूम में आई थी तो लड़खड़ाते हुए टेबल से टकरा कर ज़मीन पर गिर जाती है। कुछ गिरने की आवाज़ सुन आसिमा और ईशानी जल्दी से उठ जाती हैं और रूम की लाइट ऑन करती हैं तो देखती हैं अबका ज़मीन पर गिरी होती है और गिरने की वजह से उसका सिर मेज से टकरा जाता है। उसके सिर से निकलने लगता है। ईशानी जल्दी से अबका को उठाकर बेड पर बैठाती है। मैं मॉम को बुलाती हूँ। आसमा ये बोल रूम से बाहर जाने लगती है तो अबका उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। प्लीज़ किसी को मत बुलाओ। आसमा सब थके हुए हैं, सबकी नींद खराब हो जाएगी। अबका ने आसमा को रोकते हुए बोला। इतना शोर सुन आबिया जो सो रही थी जाग जाती है। आबिया प्लीज़ डोर बंद कर दो और लाइट्स भी। अबका दर्द में बोली। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये सब देखे। ईशानी अबका को बैंडेज कर देती है
वंश के रूम में वंश और वत्सल्य को अपनी बाहों में लिए सोने की कोशिश कर रहा था। वंश बहुत बेचैन हो रहा था। उसे अक्का के बगैर नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह वत्सल्य को अपने पास ले आया था। वंश सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे उठ कर बैठता है। उसे कहीं तो कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अब का वंश खुद में बड़बड़ाया और उसके कदम खुद ब खुद आसमा के रूम की तरफ चल पड़े। वंश जब आसमा के रूम तक पहुंचा तो उसने धीरे से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर दरवाज़ा नहीं खुलता। शायद अंदर से लॉक था दरवाज़ा, जिससे वंश अपने रूम में वापस आ जाता है। वंश सबका को फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाता है, पर कुछ सोच कर रुक जाता है। नहीं, ये वक्त नहीं है कॉल करने का, शायद वो सो गई होगी, सुबह बात करता हूँ उससे। वंश फ़ोन रख कर वत्सल्य को अपनी बाहों में लेकर सोने की कोशिश करने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह घर में भाग दौड़ मची हुई थी, क्योंकि आज पहली सगाई और फिर मेहंदी की रस्म दोनों ही होनी थी, जिसके लिए इन्हें अपने पुश्तैनी घर जाना था, जहाँ पहुँचने में ही 4 घंटे लगने वाले थे। शादी में सिर्फ 2 ही दिन बाकी रह गए थे, आज सगाई और संगीत, कल हल्दी और मेहंदी, फिर शादी। आगे की सारी रस्में भी वहीं ही होनी थी। घर के सारे जेंट्स को नेहा चाय और नाश्ता सर्व कर रही थी। वंश की नज़र अबका को ही ढूंढ रही थी, तभी सामने से उसे आभ्या आते हुए दिखती है। वंश आभ्या से अबका के बारे में पूछता है। उससे पहले ही वत्सल्य जी आभ्या को अपने पास बुला लेती हैं। आभ्या बेटा, आपका कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वत्सला जी ने आभ्या से पूछा। दादी, वो आपका तो सुबह सुबह ही मौज के साथ पुश्तैनी घर चली गई है, शादी की सारी तैयारियां देखने। वत्सला जी के यूं अचानक पूछने से आभ्या सकपका गई थी, तो वो हड़बड़ाते हुए बोली। आभ्या की बात सुन वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जाता है। मैंने तुमसे कहा था आपका, मुझे तुम्हारा गुस्सा मंजूर है, तुम्हारी नफरत मंजूर है, पर तुमसे फासला नहीं। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे पास, तुम्हें सजा देने, तैयार रहना। वंश गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोला। फिर कुछ ही देर में सब लोग पुश्तैनी घर के लिए निकल जाते हैं। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद वहाँ दूसरी तरफ अबका डरी सहमी सी आसमा के कमरे में एक कोने में बैठी थी, जहाँ हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसी में भी अबका के माथे से पसीना बह रहा था और उसकी आंखें एकदम लाल सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर सोई ना हो। वह अभी भी सिसक रही थी। अबका पिछली रात याद करने लगती है, जब अबका किचन में पानी पीने गई थी। फ्लैशबैक। अबका ने पानी पीकर ग्लास रखा ही था कि उसे अपने पीछे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है और अपनी गर्दन पर किसी की सांसें महसूस होती है। तुम्हें कोई हक नहीं है अबका कि तुम मुझसे दूर जाओ। वो शख्स अबका को अपने और नज़दीक करके उसके कानों में बोला। ये आवाज़, ये एहसास, ये खुशबू, ये स्पर्श, नहीं, ये मेरा वंश नहीं है, अबका मन में बोली और अपनी कोहनी से उसके पेट पर कसकर मारती है, जिससे वह शख्स उससे दूर जाकर गिरता है। किचन में इस वक्त बहुत अंधेरा था। वो तो अबका इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ थी, इसलिए उसने किचन की लाइट नहीं जलाई थी। अंधेरे की वजह से अबका उस शख्स का चेहरा देख नहीं पाती और वो इतना डरी हुई थी कि उसने एक पल भी वहाँ पर रुकना ज़रूरी नहीं समझा और भागकर आसमा के रूम की तरफ चली जाती है। प्रेजेंट टाइम। सारी वंश, घर में शादी का माहौल है, मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती थी। अगर तुम मुझे ऐसे देखते तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आई। इसलिए आसमा, ईशानी, आभ्या को भी मना कर दिया तुम्हें कुछ बताने को। तभी अबका का रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। घर पर तो कोई भी नहीं है, कहीं कल रात वाला शख्स, ये सोचकर अबका डर से खुद में सिमट जाती है। अबका डर से कांपने लगती है। दरवाज़ा खुलता है, वह शख्स रूम के अंदर आता है। अबका डरते हुए नज़रें ऊपर करती है तो सामने वंश खड़ा था। वंश को देखकर अबका की जान में जान आ जाती है। वो जैसे ही दौड़कर वंश को गले लगाने जाती है, पर अबका को ऐसे देख वंश अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो तो दुनिया मिटाने को तैयार था। वंश अबका ने रोते हुए इतना ही बोला था। वंश वो अबका जैसे ही आगे कुछ बोलने को हुई, वंश उसे रोक देता है। तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है अबका, मैं सब जानता हूँ। तुम बस चलो मेरे साथ, क्योंकि अब मेरे सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है।
इतना बोल वन सबका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। कार में आव्या किसी को बार बार कॉल लगा रही थी, पर कॉल लग ही नहीं रही थी। आव्या कब से देख रही थी किसी को कॉल करे जा रही है। कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? ईशानी उसे छेड़ते हुए बोली। क्या यार, तू भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? वो तो मैं अपने दोस्त को कॉल कर रही हूँ, जिनसे मैं लास्ट ईयर देहरादून यूथ फेस्टिवल में मिली थी। बस उन्हीं को कॉल कर पूछना था कि वो कहाँ तक पहुँचे। आव्या बोली। आसमा चुप बैठी थी। आसमा को चुप देख, तू क्यों चुप है इतना? आव्या ने पूछा। यार, मुझे तो बहुत बड़ी टेंशन हो रही है। हमने तो सबसे झूठ बोल दिया कि आपका दीदी सुबह सुबह ही पुश्तैनी हवेली चली गई हैं, पर जब सब उन्हें वहाँ ना देखकर उनके बारे में पूछेंगे तो हम क्या करेंगे? आसमा परेशान होते हुए बोली। यार, टेंशन तो मुझे भी बहुत हो रही है, पर अब कर ही क्या सकते हैं? ईशानी बोली। और इन सबसे ज़्यादा तो मुझे वत्सले की टेंशन हो रही है। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। ईशानी आगे बोली। दूसरी कार। केतकी, तू इतना घबरा क्यों रही है? हम सब है ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी। नंदिनी केतकी को परेशान देखकर बोली। अब का है ना, वो सब संभाल लेगी। नंदिनी जी आगे बोली। यही तो परेशानी है कि सबसे बड़ी वजह है नंदिनी, यही तो परेशानी की वजह है। देख, तू प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना। और तुझे पता है, मैं और केतन भी पुरानी परंपराएं नहीं मानते हैं, पर केतन की माँ पूरे 6 महीने बाद हरिद्वार से आ रही हैं। वो भी अपनी पोती की शादी के लिए, और उनके साथ बड़े मठ के पंडित जी भी आ रहे हैं इस विवाह के लिए। देख, तू समझने की कोशिश कर। अब का एक विधवा है, अगर माँ ने उसे किसी भी शगुन की जगह देख लिया तो बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। अरे, वो तो अपने घर के बच्चों पर भी बहुत बंदी से लगा कर रखती थी। तू घबरा मत केतकी, सब अच्छा ही होगा। नंदिनी जी उन्हें समझाते हुए बोली। तीसरी कार। चंद्रशेखर वाधवा जी, वत्सला जी, शिवशेखर वाधवा जी और यश वाधवा इस कार में थे। और कार आगे मोच ड्राइव कर रहा था और उसके साथ शिवी कार में आगे बैठी थी। शिव, जो तुम करने वाले हो वो तुमने अच्छे से सोच तो लिया है ना? चंद्रशेखर जी पूछा। हाँ पापा, और मैंने पहले इससे बात कर ली है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे इस फैसले से। शिवशेखर जी बोले। और जिनकी ज़िंदगी का फैसला तुमने लिया है, क्या उनसे बात की तुमने? वत्सला जी बोली। अभी तक तो नहीं मॉम, पर एकलव्य और ईशानी की शादी हो जाए, फिर मैं मीडिया में अनाउंस कर दूंगा। उसके बाद कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी मोच अचानक से कार रोक देता है। क्या हुआ मोच, कार क्यों रोकी तुमने? इसने पूछा। डैड, शायद टायर पंचर हुआ है। चाचू, वो देखो वहाँ पर ढाबा है और पंचर वाले की दुकान भी है। सीवी बोली। सब उस तरफ देखते हैं। ढाबे में उस वक्त एक ही 2 लोग थे। मोच, तुम पंचर बनवा लो, तब तक हम लोग ढाबे में इंतज़ार कर लेते हैं, और मुझे नहीं लगता यहाँ हमें कोई पहचानेगा। शिवशेखर जी बोले। और फिर चारों ढाबे पर चले जाते हैं और सीवी मोच के साथ पंचर बनवाने लगती है। तुम कहना क्या चाहते हो शिव? तुम वंश और मोच की शादी अनाउंस करोगे, वो भी उन्हें बिना बताए, उन्हें बिना पूछे? और यश, तूने भी हाँ कर दी। तू जानता है ना वंश कैसा है, वो 3 साल में एक बार घर आता है। तू क्या चाहता है वो घर में कभी पाँव ही ना रखे? वत्सला जी गुस्सा करते हुए बोली। माँ माँ माँ, आप बेकार ही परेशान हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मिस्टर भरत भारद्वाज आ जा रहे हैं अपनी बेटी अभिका और भतीजी भावना के साथ, दोनों को मिलने दीजिए। वंश और मोच से मुझे पता है वो दोनों मना नहीं करेंगे, और सच कहूँ तो मुझे और तेजस्वी को मोच के लिए भावना बहुत पसंद है। यश बोला। देखो, तुम लोगों को जो करना है करो, पर वंश इस बार घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए। वत्सला जी बोली। मॉम, मैंने अबका के लिए भी कुछ सोचा है। बेटी माना है मैंने उसे, बहुत कम दिन में ही जीवन साथी का साथ उससे छूट गया। मैं चाहता हूँ उसका घर बसे। वत्सले को भी हक है उसे पिता का प्यार मिले। शिवशेखर जी बोले। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि अबका की ज़िंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ हैं। उस बच्ची ने हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दी है। शिव, क्या तुमने कोई लड़का देखा है उसके लिए? वत्सला जी ने पूछा। हाँ माँ,
देख रखा है, उसका नाम जतिन है। उसकी भी 4 साल की बेटी है। दोनों अच्छे दोस्त हैं और सबसे बड़ी बात दोनों अकेले हैं, एक दूसरे को समझेंगे भी और एक दूसरे का दूर तक साथ भी निभाएंगे, शिव शेखर जी बोले। सब बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी शिवी उनके पास आ जाती है। बड़े दादाजी टायर चेंज हो गया है, चाचू बुला रहे हैं। शिवी बोली। सब कार के पास आ जाते हैं। मौज पंचर वाले को पैसे देने के लिए अपनी पर्स निकालता है पर उसके हाथ से पर्स छूट जाता है। चाचू मैं देती हूँ। शिवी जल्दी से पर्स उठा लेती है। अरे चाचू, आपकी पर्स में तो आपका आंटी की तस्वीर है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है? मैंने टीवी में देखा था कि बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर अपने वॉलेट में रखते हैं। शिवी हंसते हुए बोली। मौज जल्दी से शिवी से अपनी पर्स ले लेता है और नज़रें नीचे करके खड़े हो जाता है। मौज, क्या हमने अभी अभी जो देखा वो सच है? चंद्रशेखर जी ने थोड़ा कड़क आवाज़ में पूछा। हाँ, मौज हकलाते हुए बोला। क्या आपका जानती है इन सब के बारे में? यश ने गुस्से में पूछा। हाँ, मौज डरते डरते बोला। क्या आपका कि हाँ है इस रिश्ते को लेकर? शिवशेखर जी बोले। हाँ बड़े पापा, आपका कि भी हाँ है। मौज से तो अब वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वहाँ खड़े घर के बड़ों को तो अभी तक यकीन ही नहीं हो पा रहा था। जो सुना वह सच है कि उन्होंने अभी जो देखा उनके सर पर अभी आसमान गिरा था या पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। नंदिनी जी कार पुश्तैनी घर पर आकर रुकती है। आस्था दूसरी कार में बैठने जा रही थी। आस्था, इस वक्त कहाँ जा रही हो? नंदिनी जी ने उसे रोकते हुए पूछा। बड़ी माँ, बॉस का फ़ोन आया था, उन्होंने अपना सारा सामान वत्सला मेंशन से वंश विला पर शिफ्ट करने को बोला है, अभी के अभी। आस्था थोड़ा डरते हुए बोली। आस्था जी की बात सुन नंदिनी जी के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी। तो गाइस, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।